हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सकलैन हैदर है। जैसा कि हम क्लास 9 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को मुख्तलिफ़ जो लेक्चर्स में डिस्कस किया था बायोलॉजी के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, लाइफ के बारे में। वो ऑर्गेनिज़म्स जो लाइफ रखते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो हम उसे बेसिकली बायोलॉजी कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किसे कहा जाता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म जो है वो जब ऑर्गेनाइज किस तरह होता है, मीन्स पूरा जो ऑर्गेनिज़म बनता है उसके मेन लेवल्स कौन कौन से हैं, उन लेवल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की बात करें, अगर हम उन लेवल्स की बात करें, तो अगर मैं आपको जो है ना समराइज़ करके बता दूं कि पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज़म, जिस तरह यहाँ पे लिखा हो ना ये लिविंग ऑर्गेनिज़म पूरा का पूरा बनता किस तरीके से है, तो बेसिकली कि आप जानते हैं कि जो इंसान है या कोई भी चीज़ जो है बेसिकली मैटर की बनी हुई होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैटर की बनी हुई होती है। तो मैटर किस चीज़ का बना हुआ है? मैटर बेसिकली एटम्स का बना हुआ है। बहुत सारे एटम्स जो है ना वो मिलकर मैटर बनाते हैं। मैटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है ना। जब मैटर एटम्स जो है वो बहुत सारे मिलते हैं तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लाइफ का जो स्टार्ट है, पूरा का पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसका पहला जो लेवल है वो बेसिकली क्या है? एटम है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि पहला जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का, लिविंग थिंग्स का, वो बेसिकली एटम है। इसको कहा जाता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो स्टार्ट हुए हैं, जो बनना शुरू होते हैं, उनकी जो मेन बुनियाद है वो बेसिकली एटम है, इसलिए इसको एटॉमिक लेवल कहा जाता है। फिर क्या होता है कि जब बहुत सारे एटम्स आप में मिलते हैं तो वो बेसिकली बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है? कम्बिनेशन ऑफ एटम्स को। जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबाइन होकर डाइऑक्साइड बनाएगा, इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है? वो मॉलिक्यूल्स जो कि छोटे हों, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े हों। उसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल कहा जाता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का जो बेसिक बुनियादी फंडामेंटल यूनिट है उसको सेल कहा जाता है। लेकिन सेल खाली नहीं होता, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। वो ऑर्गेनेल्स किस तरीके से बनते हैं? वो बेसिकली जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिलकर सेल बनाते हैं, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। उसकी एक एग्जांपल फॉस्फोलिपिड है, जिसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना सेल की, वो बेसिकली इस चीज़ की बनी हुई होती है। अच्छा, अब एक सेल जो है वो जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। हम साइटोलॉजी में पढ़ चुके हैं, हिस्टोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू एनिमल्स में अलग होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिस तरह के एपिथेलियल टिश्यू किसे कहा जाता है? एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी अपर लेयर है, जो हमारी स्किन है, वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटम, उसके एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उससे सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, और फिर बहुत सारे टिश्यूज जब मिल जाएंगे वो बेसिकली ऑर्गन बनाएंगे। हमारे जो उज़वे हैं वो बेसिकली टिश्यूज के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको किस चीज़ की लग रही है? लंग्स, ठीक है ना। ये लंग्स की पिक्चर है। क्या होता है कि इस तरीके के बहुत सारे टिश्यूज जब सिमिलर टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसको ऑर्गन कहते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसे कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम का मतलब है जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिमिलर काम करें। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि नोज, ट्रैकिया और लंग्स, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। वो काम क्या है? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक काम करेंगे उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। बहुत सारे सिस्टम्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं।
जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, डाइजेशन होती है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो बेसिकली ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनेगा उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जब बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाएंगे तो वो बेसिकली एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो है सेम स्पीशीज के, एक जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह जमा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। जिस तरह एक जगह बहुत सारे फ्रॉक्स जमा हो तो हम कहेंगे ये फ्रॉक्स की पॉपुलेशन है। एक जगह बहुत सारे इंसान जमा हो तो हम कहेंगे ये इंसान की पॉपुलेशन है। एक जगह बहुत सारे लायंस मौजूद है, हम कहेंगे ये किसकी पॉपुलेशन है, लायन, उसकी लायन की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जांपल क्या होगी, प्राइड ऑफ लायन। अच्छा, उसके बाद है कम्युनिटी। बहुत सारी पॉपुलेशंस जो हैं वो मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। पॉपुलेशन में क्या होता है कि सेम स्पीशीज एक जगह जमा हो, लेकिन कम्युनिटी किसे कहा जाता है, जब डिफरेंट स्पीशीज किसी सेम हैबिटेट, सेम जगह पर जमा हो। मसलन पानी के अंदर फिशेस भी मौजूद होती हैं, पानी में फ्रॉक्स भी जाते हैं, पानी के अंदर बहुत सारी अलग अलग दूसरे फॉर्म ऑक्टोपस की फैमिलीज भी रहती हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हो गया कम्युनिटी। या अगर हम जंगल की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर लायन भी होते हैं, जेब्रास भी होते हैं, एलिफेंट्स भी होते हैं। तो मुख्तलिफ स्पीशीज जब सेम हैबिटेट में सेम जगह पर रहें तो हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, इको बेसिकली कहा जाता है एनवायरनमेंट को। अब ये जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस एक ही जगह पर रहती हैं, इनका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी और उनका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है, उसके एनवायरनमेंट की स्टडी को कहा जाता है इकोसिस्टम। सो बेसिकली ये सिंपल एक्सप्लेनेशन थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, जो एटम से शुरू होती थी इकोसिस्टम के बाद। जब इकोसिस्टम बन जाएगा तो उसके बाद बायोस्फीयर बनता है, उसको हम भी बाद में डिस्कस करते हैं। इस टेक्स्ट में पूरा को पूरा यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ सादा जबान के अंदर, लेकिन फिर भी मैं टेक्स्ट आपके लिए पढ़ लेता हूँ। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि मैटर बेसिकली किसका बना हुआ होता है, एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। आपको पता है कि एटम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मिलकर एटम बनाते हैं। एटम्स जो है वो इन नेचर के अंदर जो है वो 100 काइंड्स के एलिमेंट्स होते हैं, 100 काइंड्स के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। क्यों उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसके लिए, लाइफ के लिए। ये 16 एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स बनाते हैं या लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होते हैं या लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ये सवाल पेपरों में आता है बहुत ज़्यादा कि बुनियादी तौर पर कितने काइंड्स के एलिमेंट्स हैं, 100 काइंड्स के एलिमेंट्स हैं, उसमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो वाइटल रोल प्ले करते हैं लिविंग थिंग में, लाइफ में। और उसमें से जो 6 मेन एलिमेंट्स हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं। 6 मेन जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के लिए। उनको कहा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा सेल बनना होता है, न्यूक्लिक एसिड। हम आगे जब बायो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज में सवाल आ सकते हैं, इनको आपने जहन नशीन कर लेना है। तो पहला लेवल हो गया एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, जब मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और क्योंकि लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है ना। ये बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन होगी, उसमें रिएक्शन होगा तो उसमें से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, मसलन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब तीनों, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। बहुत सारे फैटी एसिड्स जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे,
लिपिड्स बनाएंगे। तो पता चला कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आप उनकी एग्जांपल्स आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो मैंने आपको बताया कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे कंबाइन होंगे, माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो मिल उसके बाद जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली वर्क टुगेदर इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। जब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलकर वर्क करेंगे तो वो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे। प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के मेन फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक फ्लूइड बना हुआ होता है तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली काउंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये बेसिकली सेल की लाइफ होती है। क्यों ये सेल की लाइफ होती है, क्योंकि इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही बेसिकली मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल के प्रोटोप्लाज्म में ही मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिवीजन होती है, प्रोटीन बनता है, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं। ये सारी किसकी वजह से होती हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शंस होते हैं। तो सेलुलर लेवल में क्या होता है कि जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं। तो जब प्रोटोप्लाज्म एक ही यूनिट में काम करने लग जाता है तो उसको हम सेल कहते हैं। सेल की डेफिनेशन हर बच्चे को याद है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट है। हम इसको लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि बुनियादी जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो सेल से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेलुलर लेवल में जब सेल्स आपस में, मैंने आपको बताया, सेल ऑर्गेनाइज होकर, बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर, सिमिलर टाइप के सेल्स जब ऑर्गेनाइज होंगे, वो ऑर्गेनाइज होकर मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी में कि टिश्यूज की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह जब मुख्तलिफ टाइप्स के टिश्यूज अरेंज हो जाएंगे इन अ पर्टिकुलर मैनर, अपने आप को पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करेंगे और वर्क टुगेदर करेंगे, हम उसे कहेंगे ऑर्गन्स। इज इट क्लियर। तो सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि जब सेल्स जो है ना वो कंबाइन हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सिमिलर सेल्स वो टिश्यू बनाएंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंट टिश्यूज जो है वो पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जाएंगे और साथ काम करने लग जाएंगे तो हम उसे ऑर्गन्स कहेंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की, कि सेलुलर लेवल के बाद जब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑर्गन जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब ये ऑर्गन सिस्टम जो है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए, ऑर्गन सिस्टम जो है ना ये मल्टी सेलुलर्स में होता है, यूनिसेलुलर के अंदर नहीं होता। तो जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, या एनिमल्स कह लें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लें, दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। ऑर्गन सिस्टम बेसिकली कोऑर्डिनेशन किस में करेगा, मल्टी सेलुलर में करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इसको टैक्सोनॉमिक लेवल भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमिक लेवल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लिविंग थिंग्स से रिलेट करती हैं। इसमें क्या होता है कि स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें अब तकसीम बननी होगी, इसमें अब क्लासिफिकेशन होगी, क्लासेस होंगी, ठीक है ना। अब एनिमल्स जो है ना वो मुख्तलिफ क्लासेस में उनको डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट्स को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड। आप पीछे अगर देखें इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही, ऑर्गन सिस्टम सब एनिमल्स में पाया जाता है। लेकिन टैक्सोनॉमिक लेवल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब मुख्तलिफ स्पीशीज आना, मुख्तलिफ फैमिलीज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक लेवल में सबसे पहले, उसके बाद पॉपुलेशन, जब बहुत सारी सेम स्पीशीज एक ही जगह मौजूद हों इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, एक ही जगह पर बहुत सारी स्पीशीज, सेम स्पीशीज रहने लग जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। जिस तरह ग्रुप ऑफ पैरट्स, जो बहुत ज़्यादा तोते हों पेड़ों के ऊपर, तो हम उसे क्या कहेंगे, पैरट पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा इंसान एक जगह मौजूद हो, उनको हम ह्यूमन पॉपुलेशन कहेंगे। इसी तरीके से उसके बाद है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल किसे कहा जाता है, कम्युनिटी लेवल में ये होता है कि जब मुख्तलिफ स्पीशीज, यहाँ पर स्पीशीज मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज किसी सेम हैबिटेट पे स्पेसिफिक मखसूस जगह पर रहेंगी तो उसे हम कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर।
उसके बाद अगर हम बात करें इकोलॉजिकल लेवल की, इकोलॉजिकल लेवल मैंने आपको बताया किससे कहा जाता है। इकोलॉजिकल लेवल बेसिकली इकोसिस्टम से ताल्लुक रखता है, एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा लाजमी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए लाजमी है। तो बेसिकली इसमें हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स की और उसका इंटरेक्शन क्या है, दूसरे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए जो एनवायरनमेंट से हासिल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से बाहर निकालना है वो भी एनवायरनमेंट में बाहर निकलेगा, तो उस पूरे सिस्टम को इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद जो आखिरी लेवल है मैंने आपको वो है बायोस्फीयर लेवल। मैंने आपको बताया कि जब इकोसिस्टम्स बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट सारे मिलकर जो मेन लेवल बनाते हैं उनको कहा जाता है बायोस्फीयर। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूरी दुनिया है उसमें बेसिकली दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग चीज़ें। लिविंग में जैसे कि प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, लाइफ आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। लेकिन नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें भी तो ज़रूरी है ना। तो पूरी अर्थ के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर और लिविंग फैक्टर को मिलाकर हम कहेंगे बायोस्फीयर। सो द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जमीन का वो पूरा हिस्सा जहां पर लाइफ मौजूद है, वहां मतलब नॉन लिविंग फैक्टर भी मौजूद है, लिविंग फैक्टर भी मौजूद हैं। जिंदगी को आबाद करने के लिए, जिंदगी को सरवाइव करने के लिए सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं। ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा और आपको अगर कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह वापस उस चीज़ को रिपीट कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।